तुम्हें क्यों भेज रहे हैं? भेजना था तो पहले कहना चाहिए था उन्हें। उसे अब बैंक वालों पर गुस्सा आ रहा था। ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कभी कभार, वो किसी और को इतने शॉर्ट नोटिस पर पाकिस्तान से नहीं भेज सकते, वरना मुझे कहां भेजना था उन्होंने। सालार ने वजाहत की। फिर भी तुम कह देते कि तुम मसरूफ हो, तुम्हें इन दिनों पाकिस्तान में कुछ काम है। वो हंस पड़ा। लेकिन मुझे तो कोई काम नहीं है, मैं झूठ बोलता। इमामा को गुस्सा आ गया। जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला क्या? नेवर। अपने काम में जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने इत्मीनान से कहा। इमामा बोल नहीं सकी। तुम ऐसा करो, डॉक्टर साहब के घर चली जाओ। इतने दिन अकेली रहोगी तो बोर हो जाओगी, उसने उसे मशवरा दिया। नहीं, मैं बोर नहीं होंगी, मुझे यहां बड़े काम हैं। वो उसके मशवरे पर कुछ चिढ़ सी गई। सालार को उसकी टोन ने हैरान किया था। वो इस तरह कभी बात नहीं करती थी, और अभी कुछ देर पहले तक तो वो बेहद खुशगवार और पुरजोश अंदाज में उससे बातें कर रही थी। फिर यकदम उसे क्या हुआ था? कम से कम वो ये नहीं सोच सकता था कि उसके कनाडा में मजीद रुकने की वजह से वो अपसेट हो रही है। वो इमामा से पूछना चाहता था, लेकिन फौरी तौर पर उसने मौजू को बदलना बेहतर समझा। अपसेट शायद एक बहुत छोटा लफ्ज था इस कैफियत के लिए जो वो इस वक्त महसूस कर रही थी। वो बेहद गम और गुस्से में थी। उसे ये एक्सटेंशन धोखा लग रहा था। आखिर वो उसे 4 हफ्ते का कहकर तो बाहर नहीं गया था। सवाल यह था कि अगर 4 हफ्ते का भी कहकर जाता तो उसे क्या एतराज होना था? उसने तब भी इसी तरह खुशी खुशी रवाना कर देना था, यह अंदाजा लगाए बगैर कि वो बाद में इन 30 दिनों के एक एक घंटे को गिनेगी। मैं भी अब उसे ईमेल नहीं करूंगी, ना ही कॉल करूंगी, ना ही उससे पूछूंगी कि उसे कब आना है और कब नहीं। आता है तो आए, नहीं तो ना आए, जहन्नुम में जाए। मेरा ही कसूर है। बार बार उससे ना पूछती तो वो इस तरह ना करता। उस रात बिस्तर में लेटे हुए वो बेहद रंजीदगी के आलम में उन तमाम चीजों की फहरिस्त बनाती रही जिनमें अब उसे सालार की नाफरमानी करनी थी। बिस्तर पर लेटे छत को घूरते हुए उसकी फहरिस्त अभी 255 एंट्रीज तक पहुंची थी कि उसे बेड के बिल्कुल ऊपर छत पर छिपकली नजर आई। वो उठकर बैठ गई। अकेला घर और छिपकली, यह फिलहाल उसके लिए बदतरीन था। वो छिपकली को देखते ही बेड से उठकर सोफे पर चली गई और उसे फिर सालार पर गुस्सा आने लगा था। एक छोटी सी छिपकली 2 हफ्ते पहले अपार्टमेंट में नमूदार हुई थी, और वो भी सीधा उनके बेडरूम में। शायद किसी दिन टेरेस का दरवाजा खुला रहने की वजह से अंदर आ गई थी। वो इस वक्त बेड साइड टेबल लैंप ऑन किए रात को नॉवल पढ़ रही थी, जो बेहद दिलचस्प मोड़ पर था। जब बिस्तर में नीम दराज अपनी टांगें सुकेड़े हुए उसकी नजरें अचानक छत पर अपने बेड के बिल्कुल ऊपर मौजूद छिपकली पर पड़ी थी। एक लम्हे के लिए उसे यह वहम लगा। उसने कमरे की लाइट ऑन करके देखा, वो छिपकली ही थी। सालार बराबर वाले बिस्तर में गहरी नींद सो रहा था। वो आम हालात में कभी उसे ना जगाती, लेकिन ये आम हालात नहीं थे। उसने ऊंधे लेटे हुए सालार का कंधा झंझोड़ा। सालार, सालार। उसकी आवाज पर नींद में हड़बड़ा गया। क्या हुआ? वो ऊपर देखो, मेरे बेड के ऊपर छत पर छिपकली है। इमामा ने हवास बाख्ता होकर उसे कहा। सालार ने मूंदी हुई आंखों को मसलते लेटे लेटे एक नजर छत को देखा, फिर इमामा को, और दोबारा ऊंधे मुंह लेट गया। सालार। इमामा ने दोबारा उसका कंधा हिलाया। उसका ख्याल था शायद वो नींद में इस छिपकली को देख नहीं पाया। देख ली है मैंने इमामा, सोने दो, वो लेटे लेटे बड़बड़ाया। देख ली है तो कुछ करो इसका। वो उसकी बेतवज्जी पर नाराज हुई। चली जाएगी खुद ही,
तुम लाइट ऑफ करके सो जाओ। वो फिर बड़बड़ाया, मैं कैसे सोऊं? वो मुझे देख रही है। उसकी खफगी बढ़ी। लाइट बंद कर दो, तुम उसे देखो ना वो तुम्हें देखे। उसे उसके मशवरे से ज्यादा उसकी बेहिसी पर गुस्सा आया। तुम मेरे लिए एक छिपकली नहीं मार सकते? मैं रात के 2:30 बजे छिपकली नहीं मार सकता। जस्ट इग्नोर इट। मैं नहीं इग्नोर कर सकती इसे। ये अगर गिरे तो सीधा मेरी टांगों पर गिरेगी। उसने छत को देखते हुए बेबसी से कहा। वो वाकई उसकी टांगों पर ही गिरती। यार, मैं तुम्हारी साइड पर आ जाता हूं, तुम मेरी साइड पर आ जाओ। वो करवट लेते कहता हुआ उसी तरह उसकी साइड पर चला गया। वो उसके इशार से ज्यादा उसकी दिलेरी से मुतासिर हुई थी। कमरे की बड़ी लाइट दोबारा बंद करते हुए वो अपना नॉवल लिए सालार का बेड साइड टेबल लैंप ऑन करके उसके बिस्तर में बैठ गई। सालार तब उसी तरह ऊंधे मुंह लेटे लेटे उसका साइड लैंप ऑफ कर चुका था। खुद को कदरे महफूज पाते हुए कुछ पुरसुकून अंदाज में उसने नॉवल के चंद जुमले पढ़े, फिर दोबारा छिपकली को देखा। वो जैसे उसी जगह पर चिपक कर रह गई थी। इमामा ने सालार को देखा। वो उस छिपकली के ऐन नीचे बेहद इत्मीनान से उसी तरह कंबल ओढ़े ऊंधे मुंह लेटा था। सालार, तुम मर्द कितने बहादुर होते हो। उसने मर्दों को सराहना जरूरी समझा और समझदार भी। उसे जवाबन बड़बड़ाहट सुनाई दी। समझदार कैसे? वो सफा पलटते पलटते चौंकी। छिपकली गिरती तुम्हारे बेड पर, लेकिन भागती मेरे बेड की तरफ। उसका मुंह मेरे बेड की तरफ है। जमाई लेते इसी तरह आंखें बंद किए सालार ने सीधे होते हुए कहा। इमामा ने सर उठाकर छत को देखा और अगले ही लम्हे वो बेड से बाहर थी। छिपकली का रुख वाकई सालार के बेड की तरफ था। तुम सारे मर्द बेहद खुद गर्ज होते हो और एक जैसे होते हो। वो बेडरूम से बाहर निकलते हुए जितनी बुलंद आवाज में ये उससे कह सकती थी उसने कहा। सालार ने बिलाखिर आंखें खोल दी थी। वो उसे तंग कर रहा था, लेकिन अब उसे अंदाजा हुआ था कि तंग करने के लिए यह मौका शायद गलत है। 10 मिनट के बाद उसे छिपकली के सफाया करने की इत्तला देकर वो उसे मनाकर लाउंज से वापस ले गया था। उसने अगले कई दिन ये छिपकली नहीं देखी थी और आज ये छिपकली फिर आ गई थी। यकीनन उसने झूठ बोला था। उसने इस छिपकली को नहीं मारा था। वो अहमकाना बात इस वक्त उसके लिए एक और पॉइंट हो गया था। अगले दिन फोन पर उसने सालार को उस छिपकली के दोबारा नमूदार होने के बारे में बताया। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुमने उसे मार दिया था। उसने छूटते ही सालार से कहा, मैंने उसे वाकई मार दिया था, यह कोई और छिपकली होगी। सालार ने लापरवाही से कहा, नहीं, यह वही छिपकली थी। तुमने अगर इसे मारा होता तो तुम मुझे दिखाते। वो अपनी बात पर मुसिर थी। सालार का सर घूम कर रह गया। वो इमामा से इससे ज्यादा अहमकाना गुफ्तगू की तवक्को नहीं रख सकता था। तुम अगर कहती तो मैं तुम्हें वो मरी हुई छिपकली भी दिखा देता। उसने तहम्मुल का मुजाहिरा करने की कोशिश की थी। नहीं, ये वही थी, मैं इसे पहचानती हूं। अगर ये वही थी तो इतने दिन से कहां थी? उसने एक इलॉजिकल चीज पर लॉजिक देने की कोशिश की। जहां भी थी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम यही चाहते थे कि मैं परेशान रहूं। सालार ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। वो इस इल्जाम के जवाब में क्या कहता? इमामा को कुछ हुआ था, लेकिन क्या हुआ था ये उसे समझ नहीं आया। तुम्हें पता है मुझे छिपकली से डर लगता है, लेकिन तुम फिर भी उसे यहां छोड़कर गए, क्योंकि तुम्हें एहसास नहीं है मेरा। तुम मुझे परेशान देखकर खुश होते हो। तुम्हारे लिए हर चीज मजाक है। उसकी किसी बात का कोई सर पैर नहीं था। कम से कम सालार नहीं ढूंढ सका, लेकिन वो उसकी गुफ्तगू सुनता रहा। तुम हमेशा मेरे साथ इसी तरह करते हो और मुझे पता है
तुमने हमेशा इसी तरह करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी अपनी अहमियत है और मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूं या हाउसकीपर। तुम जहां मर्जी फिरो, लेकिन मैं हमेशा घर पर रहूं, जैसे गुलाम रहते हैं। मैं सारा दिन काम करूं और तुम मेरे लिए एक छिपकली नहीं मार सकते। वो इस बेरब्त गुफ्तगू के इख्तिताम पर हिचकियों से रो रही थी। सारी गुफ्तगू में इशू क्या था? छिपकली का ना मारा जाना। उसकी खुदगर्जी, उसका घर पर ना होना या घर के वो काम जो उसे करने पड़ रहे थे, वो समझ नहीं सका। वो ए से जेड तक जाने वाली गुफ्तगू नहीं थी, एक्स से 3.5 तक जाने वाली गुफ्तगू थी। जिसको समझने के लिए जिस फॉर्मूले की जरूरत थी, वो फिलहाल सालार को नहीं आता था। अगले 5 मिनट वो बेहद तहम्मुल से उसकी हिचकियों के थमने का इंतजार करता रहा, और फिर जब बिलाखिर तूफान कुछ थमा तो उसने कहा, आई एम सॉरी, मेरा कसूर है। मैं फुरकान से कहता हूं मुलाजिम को भेजे, वो छिपकली को मार देगा। फिलहाल माजरत के अलावा उसे इस सूरत हाल से निपटने का कोई और रास्ता नजर नहीं आया। नहीं, अब मैं छिपकली के साथ रहूंगी ताकि तुम्हें पता चले, उसने नाक रगड़ते हुए उसे कहा। सालार को बेख्तियार हंसी आ गई और उसने खांस कर उस हंसी पर काबू पाया। वो जलती पर तेल नहीं डालना चाहता था। इमामा का मसला क्या था, वो उसे समझ नहीं रहा था, लेकिन वो हैरान था। अगर ये मूड स्विंग्स थे तो ये बदतरीन किस्म के थे, और अगर ये टेंट्रम्स थे तो समझ में ना आने वाले थे। लेकिन पाकिस्तान से इतनी दूर बैठे वो सोचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। फुरकान के मुलाजिम ने आकर उस दिन वो छिपकली मार दी थी, लेकिन इस चीज ने भी इमामा के दिल में किसी ममनूनियत को पैदा नहीं किया था। अगले दिन खाना पकाते हुए उसके हाथ पर छुरी से कट लग गया। सिंक में पानी के नीचे उंगली रखे उसे फिर वो याद आने लगा, ये क्या हुआ है? वो उस दिन ऑफिस से आने के बाद लाउंज में टहलते हुए फोन पर किसी से बात कर रहा था। इमामा डिनर के लिए बर्तन लगा रही थी। वो बात करते टहलते हुए किचन काउंटर पर पड़े प्याले से कुछ बीन्स खा रहा था। जब इमामा ने आकर वहां रखे चावल उठाए, सालार ने उसके हाथ की पुश्त पर चंद आबले देखे। फोन पर बात सुनते सुनते उसने बेख्तियार उससे कहा, ये क्या हुआ? ये इमामा ने चौंक कर उसकी नजरों के ताक़ुब में अपना हाथ देखा। कुछ नहीं, खाना बना रही थी तो ऑयल के कुछ छींटे गिर गए, उसने बेपरवाही से बताया। वो उसी तरह फोन पर बात सुनते हुए उसका हाथ पकड़कर देखने लगा। फिर उसका हाथ छोड़कर वो उसी तरह फोन पर बात करते लाउंज से गायब हो गया। वो फ्रिज से पानी निकाल रही थी जब वो दोबारा नमोदार हुआ, उसी तरह फोन पर स्टॉक मार्केट के किसी इशू पर बात करते हुए। उसने इमामा का हाथ पकड़कर चंद लम्हों में उस पर मरहम लगाया और फिर उसी तरह दोबारा चला गया। वो हिल नहीं सकी थी। इतने सालों में उसके किसी जख्म पर रखा जाने वाला वो पहला मरहम था। वो इतने सालों में शायद बेहिस हो गई थी। छोटी छोटी तकलीफों और चोटों पर रोना और उनकी परवाह करना उसने छोड़ दिया था। उसे याद ही नहीं रहा था कि किसी जख्म को मुंदमिल करने के लिए भी कुछ किया जाता था। मरहम दूसरे रखते हैं और उसकी जिंदगी में कोई दूसरा रहा ही नहीं था। खाना खाते हुए सालार की नजर एक बार फिर उसके हाथ पर पड़ी थी और उसने कदरे खफगी के आलम में उससे कहा, अगर उसी वक्त हाथ पर कुछ लगा लेती तो ये आबले ना पड़ते। मुझे इससे तकलीफ नहीं होती, मगर मुझे तकलीफ हो रही है स्वीट हार्ट। वो उससे नजरें मिलाकर जवाब नहीं दे सकी थी। उसे यकीन था कि उसे तकलीफ हो रही होगी, और उस मरहम से ज्यादा ठंडक उसके उस जुमले ने पहुंचाई थी उसे। तो अब कोई था जिसे उसके हाथ पर आने वाले एक मामूली जख्म पर भी तकलीफ होती थी।
उसके हाथ पर छोटे मोटे जख्मों के कई निशान थे। वो उनमें से उन जख्मों को बड़ी आसानी से पहचान सकती थी जो इस घर में आने के बाद लगे थे। इन जख्मों में उसे तकलीफ हुई थी, और ये तकलीफ इसलिए हुई थी क्योंकि हर बार किसी ने बड़े प्यार से उन पर कुछ लगाया था या लगाने को कहा था। जेल, मरहम, प्लास्ट, स्पिरिट, एंटीसेप्टिक क्रीम वो दर्द के एहसास से जैसे दोबारा आशना हो रही थी। और अब इतने महीनों के बाद ये पहला कट था जिसके बारे में उससे पूछने वाला कोई नहीं था, और उसे वो पूछने वाला एक बार फिर बुरी तरह याद आया था। दूसरे हफ्ते के इख्तिताम तक वो छोटी छोटी बातों पर भी बुरी तरह झंझलाने लगी थी। मुलाजमा के साथ, माली के साथ, उस घर में आने वाले फुरकान के बच्चों के साथ, और खुद सालार के साथ। इमामा, क्या हो रहा है तुम्हें? सब ठीक है ना? सालार को बिलाखिर उससे बहुत डायरेक्ट होकर पूछना पड़ा था। क्या होना है मुझे? वो उसके सवाल पर बुरी तरह चिढ़ी। वही तो पूछ रहा हूं मैं, उसने तहम्मुल से कहा। कुछ नहीं हो रहा मुझे। फिर तुम? वो बात करते करते रुक गया। ये कहना जरा मुश्किल था कि वो उसके साथ तल्ख हो रही थी। फिर मैं क्या? इमामा ने उसके खामोश होने पर पूछा। कुछ नहीं, मैं अभी 2-3 दिन तक तुमको फोन नहीं कर सकूंगा। क्यों? वो बुरी तरह बिगड़ी। इतना भी क्या काम है कि तुम मुझे चंद मिनट के लिए भी कॉल नहीं कर सकते? मैं तुम्हें ईमेल कर दिया करूंगा, अगर वक्त मिला तो कॉल भी कर लूंगा, लेकिन शायद ना कर सकूं। वो तहम्मुल से उसे समझा रहा था। तुम ईमेल भी ना करो मुझे, इससे और भी वक्त बचेगा तुम्हारा। उसने बेहद खफगी के आलम में फोन बंद कर दिया। उसे सालार पर बुरी तरह गुस्सा आ रहा था। चंद मिनटों के बाद दोबारा कॉल आने लगी थी। वो कॉल रिसीव नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे रिसीव करना पड़ी। तुमने फोन बंद किया था? वो दूसरी तरफ हैरानी से उससे पूछ रहा था। हां, क्यों? ताकि तुम्हारा वक्त जाया ना हो। मैंने कल एक मैगजीन में पढ़ा था कि जिन मर्दों को एहसास कमतरी होता है वो अपनी बीवियों को अपनी झूठी मसरूफियात के किस्से सुनाते रहते हैं। सालार ने कुछ हक्का भक्का होकर उसका जुमला सुना था। उसे इस बात का कोई सर पैर समझ में नहीं आया, ताकि उनकी बीवियों को यह इंप्रेशन मिले कि वो बहुत अहम है और दुनिया उनके बगैर नहीं चल सकती। सालार ने उसी अचंभे में उसके बाकी जुमले भी सुने थे। इससे उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। उसने आखिरी जुमला कहकर कुछ देर सालार के रद्द-ए-अमल का इंतजार किया। वो खामोश था। हेलो। इमामा को खदशा हुआ कि शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं सुन रहा हूं। उस मैगजीन में बस इतना ही लिखा था। वो संजीदा लग रहा था, लेकिन बात संजीदा नहीं थी। हां, गुड। डेंटिस्ट के पास गई तुम? उसने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार किए बगैर बात बदली थी। इमामा की झंझलाहट में इजाफा हुआ। वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो उससे बहस करना चाहती थी। 2 घंटे के बाद उसने उन 2 हफ्तों का प्रोग्राम चार्ट उसे ईमेल कर दिया। कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की तरफ से शिरका को भेजे हुए इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने में उसे कम से कम 15 मिनट लगे। उसके 15 दिन का शेड्यूल वाकई बहुत हेक्टिक था। यह ईमेल उसे उसके किस जुमले की वजह से की गई थी वो अंदाजा कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद उसने जवाबी ईमेल में उस शेड्यूल के बारे में एक लफ्ज कहा, ना ही अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया। तुमने फुरकान के घर डिनर पर जाना क्यों छोड़ दिया? सालार ने उस दिन उससे पूछा। मेरी मर्जी।
वो कहना चाहती थी कि डिनर टेबल पर फुरकान को या उसकी बेटी को देखते हुए उसे वो याद आता था, और वो हर रोज डिनर के बाद कुछ ज्यादा अपसेट हो रही थी। इसलिए उसने वहां जाना छोड़ दिया था। लेकिन वो ये सब नहीं कह सकती थी। मैं जानता हूं तुम बहुत बहादुर हो, अकेले रह सकती हो, तो डिनर करना भी तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। फिर भी उनके घर चली जाती तो कोई एक्टिविटी होती तुम्हारे पास, इन बेकार नॉवेल्स को पढ़ने के अलावा। तुम्हें क्या परवाह है? उसने सालार के जुमले पर जज्बज होकर कहा था। मुझे तुम्हारी परवाह है। ये 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठना छोड़ दो। वो संजीदा था। तुमने मुझे नसीहतें करने के लिए फोन किया है? वो झंझलाई। हां, तो करते रहो, तुम पर कोई असर नहीं होगा, यही कहना चाहती हो तुम? तुम बाहर जाकर मुझसे मिसबिहेव करने लगे हो क्या? सालार को लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। मैं बार बार नहीं दोहरा सकती अपनी बात, उसने सर्द महरी से कहा। मैं मिसबिहेव कर रहा हूं तुम्हारे साथ? उसने बेयकीनी से उससे पूछा। हां। जवाब बिल्कुल दो टोक था। सालार ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। मैं अगर तुम्हें कोई अक्ल की बात समझाता हूं तो मैं मिसबिहेव करता हूं तुम्हारे साथ। अब तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं बेवकूफ हूं? सालार का दिमाग घूम कर रह गया। मैंने कब कहा कि तुम बेवकूफ हो? अब तुम मुझको झूठा कह रहे हो? वो बेबसी से हंस पड़ा। क्या हुआ है तुम्हें इमामा? अब तुम कह दो मेरा दिमाग खराब हो गया है। पानी पियो। क्यों पीऊं? अच्छा मत पियो। मौसम कैसा है बाहर का? वो अब मौजू बदलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इमामा के रद्द अमल पर पूरी तरह हैरान था। इमामा, कोई परेशानी है तुम्हें? वो अगले दिन नौशीन के साथ उसके कहने पर फोर्ट्रेस आई थी। जब साथ चलते चलते नौशीन ने अचानक उससे पूछा, वो बुरी तरह चौंकी। फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, नहीं तो क्यों? फिर इस तरह गुमसुम क्यों हो? नौशीन के लहजे में तशवीश थी। नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। सालार के साथ तो बात होती है तुम्हारी? कोई झगड़ा तो नहीं है? नहीं तो रोज बात होती है। उसने बेख्तियार मुस्कुराने की कोशिश के साथ ही डिस्प्ले पर लगे एक सूट की तरफ नौशीन को मुतवज्जे किया। वो उसे ये कैसे बताती कि यहां उसके साथ फिरते हुए उसे सालार बुरी तरह याद आ रहा है। वो हफ्ते में 2 या 3 बार उसके साथ वहां आकर कॉफी या चाय पीते हुए इसी तरह विंडो शॉपिंग करते थे, जिस तरह अब वहां से गुजरते हुए कुछ दूसरे जोड़े कर रहे थे। वो उसे कैसे याद ना आता? सालार अगर उसके बनते बिगड़ते मूड को नहीं समझ पा रहा था तो वो खुद भी अपने आप को नहीं समझ पा रही थी। वो सारा दिन उसके बारे में सोच सोच कर उदास होती रहती और उससे बात करते हुए वो बिलावजह उससे झगड़ती। उसे इस पर शदीद गुस्सा आता था, और क्यों आता था ये उसकी समझ से बाहर था। वो कई सालों बाद इतने लंबे डिप्रेशन का शिकार हुई थी, और जिंदगी में पहली बार 3 हफ्तों में वो एक नॉवल भी मुकम्मल नहीं कर पाई थी। पेंटिंग तो खैर दूर की बात थी। वो सारा दिन टीवी ऑन किए उसकी कॉल के इंतजार में बैठी रहती, या फिर कंप्यूटर ऑन किए पुरानी ईमेल्स पढ़ते हुए किसी नई ईमेल के लिए बैठी रहती। चंद लाइंस की वो ईमेल्स जिनमें वो उसका हाल पूछता था और अपनी एक्टिविटी बताते हुए उससे पूछता था कि वो क्या कर रही है। वो इन ईमेल्स को दर्जनों बार पढ़ती, एक लंबा चौड़ा जवाब लिखकर उसकी ईमेल के इंतजार में सारी सारी रात उसकी चीजें निकालकर साफ करके रीअरेंज करती रहती, या फिर उसकी कलेक्शन में मौजूद चार्लीज थैरन की मूवीज देखती रहती। ये वाकई बेबसी की हद थी,
कि उसे वो एक्ट्रेस भी अब बुरी लगना बंद हो गई थी, जिसको वो पहले सालार के सामने देखना पसंद नहीं करती थी। हर रोज खाने की टेबल पर वो उसके बर्तन भी लगा देती। ये जैसे खाने की टेबल पर अपनी तन्हाई दूर करने की कोशिश थी। रात को सोने के लिए अपने बिस्तर में लेटे वो लाइट ऑफ करने के बाद भी करवट लिए कितनी कितनी देर उसके बिस्तर और सिरहाने को देखती रहती। वो सोने से पहले लाइट ऑफ करने के बाद भी उससे कुछ देर बातें किया करता था, और अब ये खामोशी उसके आसाब को बुरी तरह मुस्महिल कर रही थी। ईद के लिए इस्लामाबाद जाने तक घर की इस खामोशी और तन्हाई ने उसे मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता कर दिया था। इस्लामाबाद से आने के बाद भी उसने खुद को बेहतर महसूस नहीं किया था। सालार की पूरी फैमिली में से सिर्फ अमार और युसरा ईद मनाने के लिए वहां मौजूद थे। बाकी अफराद बैरून मुल्क थे। पिछली ईद जैसी रौनक इस बार वहां नहीं थी। सालार ने तैयबा को उसकी ईद की शॉपिंग करवाने के लिए कहा था। वो बड़े बुझे दिल के साथ उनके साथ चली गई थी, लेकिन पिछली ईद जैसा इश्तियाक इस बार उसे कपड़ों के लिए नहीं था। इस्लामाबाद आकर यह भी पहली बार हुआ था कि उसने गेस्ट रूम की खिड़की से लगकर अपने घर वालों में से किसी के नजर आने का इंतजार भी नहीं किया था। ईद की सुबह पहले की तरह इस बार भी वो सालार की कॉल पर ही उठी थी। वो मॉन्ट्रियल में अपना सेशन खत्म करके कुछ देर पहले होटल आया था। कौन से कपड़े पहन रही हो तुम आज? उसने मुबारकबाद देने के बाद उससे पूछा। तुम्हें बताने का फायदा? उसने बेड के क्राउन के साथ पुष्ट टिकाते हुए कहा। मैं तसव्वुर करना चाह रहा हूं कि तुम कैसी लग रही होगी। मेरे सामने तुमने कभी मेरे कपड़ों को गौर से देखा तक नहीं, अब वहां बैठकर क्या तसव्वुर करोगे? इमामा, हम कम से कम आज आर्ग्यू नहीं करेंगे, सालार ने मदाखलत करते हुए जैसे पेशगी जंग बंदी का ऐलान किया। तुम्हें क्या चाहिए आज? फ्लावर्स और केक तो मम्मी से मैंने कहा है तुम्हारे लिए। कुछ और चाहिए? नहीं। वो बेहद उदास थी। मुझे मिस तो नहीं कर रही तुम? सालार ने मजाक किया था, लेकिन उसने जैसे उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। उसने अपनी आस्तीन के साथ आंखों को रगड़कर साफ करने की कोशिश की थी। वो उसकी खामोशी पर गौर किए बगैर बात कर रहा था। कनाडा में ईद पहले ही हो चुकी थी और वो ईद के दिन भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करता रहा। वो जिंदगी में कई ईदें इसी तरह गुजार चुका था। पिछली ईद उसे कम से कम इस ईद वाले दिन अपनी मसरूफियात की वजह से याद नहीं आ सकी थी, लेकिन पिछली ईद इमामा को पिछले 2 दिन से तंग कर रही थी। कब की फ्लाइट है तुम्हारी? उसने कोशिश की थी कि उसकी आवाज बात करते हुए ना भराए। ये अहमकाना चीज थी। बाकी चीजों पर रोना ठीक था, लेकिन कम से कम वो उसके सामने उसके ना होने के लिए नहीं रो सकती थी। वो बड़ी शर्मिंदगी महसूस करती अगर वो ये जान जाता कि वो अब उसे फ्लाइट का बता रहा था। तुमने मुझे कपड़ों का कलर नहीं बताया। सालार को बात करते करते याद आया, तुमने मम्मी के साथ जाकर कपड़े लिए थे? हाँ, लिए हैं मैंने। जो आज पहनूंगी वो हेजल ग्रीन है। हेजल ग्रीन? वो बेख्तियार अटका। वो तो आंखें होती हैं। आंखों का कलर होता है। हमेशा की तरह उसने तस्दीक की। ओह, आज मैं जेनिफर की आंखों को गौर से देखूंगा। उसने डिनर पर अपने किसी साथी का नाम लिया। क्यों? उसकी आंखों में मुझे अपनी वाइफ के कपड़ों का कलर नजर आएगा। वो संजीदा था। वो बेख्तियार हंस पड़ी। इमामा, जब से मैं यहां आया हूं आज पहली बार तुम हंसी हो। सालार ने उसकी हंसी को नोटिस किया था। और शादी के बाद इतने महीनों में यह पहला कलर है जिसे तुमने आइडेंटिफाई किया था।
और वो भी किसी औरत की आंखों की वजह से। तुम जेलस हो रही हो? वो भी हंस पड़ा था। हाँ, अब बस यही तो एक काम रह गया है मेरे करने के लिए, उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। यानी नहीं हो रही या नहीं हो सकती? वो पूछ रहा था और वो जवाब ना दे सकी। उसकी खामोशी पर वो हंसा था। इसमें हंसने की कौन सी बात है? वो कुछ जज्बस हुई थी। अपनी खुशफहमी पर हंसा हूं। तुम कम से कम किसी औरत से मेरे लिए तो जेलस नहीं हो सकती। वो उसे तंग कर रहा था और वो जानती थी उसका इशारा रिमशा की तरफ था। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि कब आ रहे हो? उसने बात बदलना बेहतर समझा था और वही घिसा पिटा सवाल किया जो वो उससे करती आ रही थी। वो ईद के दूसरे दिन रात की फ्लाइट से वापस लाहौर आ गई थी, क्योंकि अगली रात 8 बजे की फ्लाइट से वो वापस आ रहा था। वो जूद रंजी और हसासियत जो पिछले 4 हफ्तों से उसे नाखुश रखे हुए थी, वो यकदम जैसे कहीं गायब हो गई थी। और 4 हफ्ते के बाद बिलाखिर उसने केक का वो टुकड़ा और वो कैन डिस्पोज ऑफ कर दिए। अगर फुरकान को सीधा हॉस्पिटल से एयरपोर्ट ना जाना होता तो वो खुद उसे रिसीव करने चली जाती। वो कुछ इतनी ही एक्साइटेड हो रही थी। 9:45 पर बिलाखिर डोर बेल बजी। उसे दरवाजे तक पहुंचने में सेकंड्स लगे थे। खुदाया, क्या खुशी इसको कहते हैं जो इस शख्स के चेहरे पर पहले नजर डालते ही मैंने महसूस की है। उसने दरवाजा खोलकर डोर हैंडल पर अपना कपकपाता हाथ रखे सालार को देखकर अचंभे से सोचा था। फुरकान से बातें करता दरवाजा खुलने की आवाज पर वो सीधा हुआ और उन दोनों की नजरें मिली। वही गर्मजोश मुस्कुराहट जिसकी वो आदी थी और हमेशा की तरह सलाम में भी पहल उसी ने की थी। वो उसे देखते ही चंद लम्हों के लिए जैसे साकित हो गई थी। इमामा, सामान की डिलीवरी देने आया हूं, चेक कर लो कोई ब्रेकेज या डैमेज तो नहीं है। फुरकान ने एक सूटकेस खींचकर अंदर ले जाते हुए उसको छेड़ा। सालार मुस्कुराया था। इमामा ने सलाम का जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके गले में कोई गिरा लगने लगी थी। बात गले की गिरा तक रहती तो ठीक थी, लेकिन आंखों में पानी कैसे और क्यों आ गया था। वो आगे बढ़ा और उसने हमेशा की तरह उसे गले लगाया, जैसे वो ऑफिस से आने के बाद लगाया करता था। बेइख्तियार बेसाख्ता आंसुओं का एक और रेला आया। यही चीज तो वो ढूंढती फिर रही थी पिछले 4 हफ्तों से। यही नर्म लम्स, अपने गिर्द बाजुओं का यही हिसार। उसके साथ लगे उसने पहली बार महसूस किया कि उसके जिस्म से उठती क्लोन की महक ड्रेसिंग टेबल पर क्लोन की शीशी से उठती महक से बिल्कुल अलग थी। वो उसके जिस्म पर लगने के बाद ज्यादा मशहूर कुन थी, ज्यादा जानलेवा थी। कैसी हो तुम? वो उससे पूछ रहा था। गले की गिरहें और बढ़ गई थी। उसने अब उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा और आंसू देखे। क्या हुआ? वो ठटका और सूटकेस अंदर ले जाते हुए फुरकान ने पलट कर देखा। मैं अभी सलाद के लिए प्याज काट रही थी, उसने कुछ घबराहट में मुस्कुराने की कोशिश करते हुए भराई हुई आवाज में कहा था। फिर शायद उसे खुद ही ये बहाना कमजोर लगा। वो सर में भी कुछ दर्द था और फ्लू था। वो फुरकान की मुस्कुराती हुई नजरों से कुछ गड़बड़ाई थी। सालार ने फुरकान को नजरअंदाज किया और उसे एक बार फिर साथ लगाते हुए कहा, तो यार कोई मेडिसिन लेनी चाहिए थी, कुकिंग रेंज पर कुछ रख कर आई हूं। वो रुके बगैर किचन में चली आई। उसके सामने खड़े रहकर उससे नजरें मिलाकर झूठ बोलना बड़ा मुश्किल हो गया था। सिंक में चेहरे पर पानी के छपाके मारने के बाद उसने कुछ पानी पिया। आवाज की थरथराहट सिर्फ इसी तरह खत्म हो सकती थी। वो दोनों अब उसके अकब
लाउंज में किचन काउंटर के पास खड़े बातें कर रहे थे और उनमें से कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था। अपना चेहरा किचन रोल से थपथपाकर उसने चंद गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। बैठो, खाना खाकर जाओ ना। वो जब लाउंज में आई तो सालार फुरकान से कह रहा था, नहीं इस वक्त नहीं, खाने पर इंतजार कर रहे होंगे बच्चे, कुछ दिनों के बाद चलेंगे कहीं डिनर के लिए। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला। सालार दरवाजे तक उसे छोड़ने गया। वो किचन में आकर खाने के बर्तन निकालने लगी। वो दरवाजे से वापसी पर किचन में सेल फोन पर बात करते हुए आया था। फोन पर सिकंदर थे। इमामा ने उसे किचन काउंटर पर रखी पानी की बोतल को खोलते देखा। फोन कंधे और कान के बीच दबाए उसने बोतल का ढक्कन खोला। इमामा ने उसके ग्लास की तरफ जाने से पहले एक ग्लास लाकर उसके सामने काउंटर पर रख दिया। सालार के हाथ से बोतल लेकर उसने ग्लास में उसके लिए पानी डाला। सालार ने सिकंदर से बात करते हुए सर के इशारे से उसका शुक्रिया अदा किया और फिर पानी का घूंट भरते हुए कहा, पापा खैरियत पूछ रहे हैं तुम्हारी। फ्रिज का दरवाजा खोलते हुए वो मुस्कुराई। मैं अब ठीक हूं। सालार ने उसके जुमले पर गौर किए बगैर सिकंदर तक उसका जुमला पहुंचा दिया। काउंटर पर पड़े सलाद में से सेब का एक टुकड़ा कांटे से उठाकर मुंह में डालते हुए वो उसी तरह फोन पर सिकंदर से बात करते हुए किचन से निकला। इमामा ने उसे टेरेस का दरवाजा खोलकर टेरेस के पौधों पर नजर दौड़ाते देखा। टेबल पर बर्तन रखते हुए उसकी आंखों में एक बार फिर नमी आने लगी। 1 महीने के बाद ये जगह उसे घर लगी थी और उसकी वजह घर में गूंजती वो आवाज और इधर से उधर जाता उसका वजूद था। बर्तन रखने के बावजूद वो जैसे बेख्तियारी के आलम में टेबल के पास खड़ी फोन कान से लगाए सालार को टेरेस पर इधर से उधर टहलते हुए देख रही थी। बात मोहब्बत की नहीं, आदत की थी। उसे उसकी आदत हो गई थी और आदत बाज दफा मोहब्बत से भी ज्यादा जानलेवा साबित होती है। उसे अचानक ख्याल आया कि वो खाना खाने से पहले कपड़े तब्दील करेगा। बेडरूम में जाकर वो उसके लिए कपड़े निकालकर वॉशरूम में लटका कर आई। वो वॉशरूम से निकल रही थी जब वो बेडरूम में दाखिल हुआ। मैं शॉवर लेकर खाना खाऊंगा, उसने जैसे ऐलान किया था। वो ना भी कहता फिर भी वो जानती थी वो सफर से वापसी पर हमेशा नहा कर ही खाना खाता था। मैंने तुम्हारे कपड़े और टॉवल्स रख दिए हैं और ये मैं तुम्हारे लिए नए स्लीपर्स लेकर आई थी। वो स्लीपर्स का डब्बा शू रैक से निकालते हुए बोली, रहने दो इमामा, मैं खुद ही निकाल लूंगा। रिस्ट वॉच उतारते हुए उसने इमामा को मना किया। उसे कभी भी किसी दूसरे का अपने जूते उठाना पसंद नहीं था, वो जानती थी, लेकिन उसके मना करने के बावजूद वो स्लीपर्स निकाल लाई थी। कुछ नहीं होता, उसने स्लीपर्स उसके पास रख दिए। वो अब बेड पर बैठा अपने जूते और जुराबें उतार रहा था और वो बेमकसद उसके पास खड़ी उसे देख रही थी। शादी के इतने महीनों में आज पहली बार वो इस तरह बेमकसद उसके पास खड़ी थी। सालार ने कुछ हैरानी से नोटिस किया था। ये येलो कपड़े तुमने मेरे इंतजार में पहने हैं? उसने जुराबें उतारते हुए इमामा को छेड़ा। वो बेवजह हंसी। वो मस्टर्ड को येलो कह रहा था, लेकिन आज उसने उसकी तस्दीक नहीं की और उसने आज भी उसकी तारीफ नहीं की थी, मगर उसे यह भी बुरा नहीं लगा था। नाइस स्लीपर्स। अपनी जुराबें और जूते उठाते हुए उसने स्लीपर्स पहने और इमामा से कहा, मैं रखती हूं। इमामा ने जूते और जुराबें उससे लेने की कोशिश की। क्यों यार, पहले कौन रखता है? सालार ने कुछ हैरानी से उसे रोका। इमामा रुक गई। वाकई वो अपने जूते खुद उठाने का आदी था। जूते शू रैक में रखते हुए उसने लॉन्ड्री बास्केट में जुराबें डाली और वॉशरूम में घुस गया। इमामा ने बेड साइड टेबल पर पड़ी उसकी रिस्ट वॉच और सेल फोन को देखा। हर खाली जगह भरने लगी थी। वो जब तक नहाकर आया, इमामा खाना लगा चुकी थी। सालार ने डाइनिंग टेबल पर नजर डालते ही बेख्तियार कहा, इमामा क्या क्या पका रखा है यार? जो जो तुम्हें अच्छा लगता है, उसने सादगी से कहा। मुझे?
वो कुर्सी खींचकर बैठते हुए टेबल पर फैली हुई डिशेस देखकर जैसे किसी सोच में पड़ा। तुमने अपना वक्त जाया किया। कोई और वक्त होता तो वो पूरे दिन की मेहनत पर बोले जाने वाले इस जुमले पर बुरी तरह नाराज होती, लेकिन आज उसे कुछ बुरा नहीं लग रहा था, किसी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वो उतनी ही सरशार थी। मैंने अपना वक्त तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया, उसने मध्यम आवाज में सालार की तस्दीक की। लेकिन तुम थक गई होगी। नहीं, क्यों थकूंगी मैं? उसने चावलों की डिश सालार की तरफ बढ़ाई। सालार ने उसकी प्लेट में हमेशा की तरह पहले चावल डाले। अपनी प्लेट के एक कोने में पड़े उन चावलों को देखकर उसका दिल भर आया था। तो इतने दिनों से ये एक चीज थी जो वो मिस कर रही थी खाने पर, और ये एक चीज नहीं थी। वो अब अपनी प्लेट में चावल डाल रहा था। 1 महीने के बाद वो उसके इतने करीब बैठी थी, खाना सर्व करते उसके हाथ देख रही थी। सफेद शर्ट की आस्तीनें मोड़े उसके हाथों ने हमेशा की तरह उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। उसका दिल बेख्तियार उसके हाथ छूने को चाहा। उसने बमुश्किल नजर हटाई, खुद को संभालने की कोशिश की। उसके लिए ये यकदम बहुत मुश्किल हो रहा था। पेंटिंग्स मुकम्मल हो गई है तुम्हारी? वो खाना शुरू करते हुए उससे पूछ रहा था। इमामा ने चौंक कर टेबल पर पड़ा कांटा और चम्मच उठाया। कौन सी पेंटिंग्स? उसने बेख्याली में कहा। वो ठटका। तुम बना रही थी ना कुछ? उसने याद दिलाया। ये भी लो। जवाब देने के बजाय उसने एक और डिश उसकी तरफ बढ़ाई। डर तो नहीं लगा तुम्हें यहां अकेले रहते हुए? सालार ने उससे पूछा। खाना अच्छा है? इमामा ने एक बार फिर जवाब गोल किया। वो मजीद झूठ नहीं बोल सकती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सच नहीं बोल सकती थी। हमेशा अच्छा होता है। वो मुस्कुराया था। कितने नॉवेल्स पढ़े तुमने? वो अब पूछ रहा था। ये चॉप्स भी हैं। उसने एक और डिश सर्व की। तुम्हारी फ्लाइट ठीक रही? इससे पहले कि वो उससे कोई मुश्किल सवाल करता, उसने पूछना जरूरी समझा था। हाँ, ओवरऑल कुछ बम्पी रही, लेकिन ठीक ही थी, उसने बताया। और कॉन्फ्रेंस भी अच्छी रही? एक्सीलेंट, उसने बेख्तियार कहा। क्या रूटीन थी तुम्हारी? वो उसे मौजू से हटाने में कामयाब नहीं हुई थी। मेरी रूटीन? वो सोच में पड़ी। हाँ, क्या क्या करती थी सारा दिन? वो अब चपाती का टुकड़ा तोड़ते हुए पूछ रहा था। जो पहले क्या करती थी? उसने नजरें चुराकर एक और डिश उसकी तरफ बढ़ाई। लेकिन तब तो बहुत ज्यादा वक्त होता होगा तुम्हारे पास। उसने कुरेदा था। बिल्कुल, सारी शाम, सारी रात। फिर तो ऐश हो गए होंगे तुम्हारे। अपनी प्लेट में कौरमा निकालते हुए उसने मुस्कुराकर कहा। इमामा ने जवाब देने की बजाय अपनी प्लेट को देखा, जिसमें चीजों का ढेर बिल्कुल उसी तरह पड़ा था। उससे कुछ खाया नहीं जा रहा था। सालार को इतनी रग़बत के साथ खाते देखकर उसे यूं लग रहा था जैसे उसका पेट भर रहा हो। तुम सईदा अम्मा को यहां ले आती? सालार ने यकदम मुझसे कहा। उसे पता नहीं क्या ख्याल आया था। मैंने कहा था उनसे, लेकिन तुम्हें तो पता है वो इतने दिनों के लिए अपना घर नहीं छोड़ सकती, उसने जवाब दिया। दैट्स अंडरस्टैंडेबल। सालार ने खाना खाते हुए बेख्तियार एक नवाला उसकी तरफ बढ़ाया। वो आखिरी लुकमा हमेशा उसे ही खिलाता था। एक लम्हे के लिए वो ठटकी, फिर उसने लुकमा मुंह में ले लिया, लेकिन वो उसे चबा नहीं सकी। वो लुकमा जैसे आखिरी हद साबित हुआ। वो बेख्तियार रो पड़ी। वो पानी पीते पीते यकदम रुक गया। क्या हुआ? वो हक्का बक्का था। होंठों पर हाथ रखे वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोती गई। क्या हुआ है इमामा? वो बुरी तरह बदहवास हुआ। कम से कम इस वक्त इस तरह की गुफ्तगू के दौरान आंसू।
वो इनकी वजह तलाश नहीं कर सका। एक दफा आंसू बह जाने के बाद सब कुछ आसान हो गया था। मजीद रोना, बेबसी का इजहार और कमजोरी का एतराफ। अब मजीद दीवारें खड़ी रखने की जरूरत नहीं थी। फॉर गॉड सेक, तुम पागल कर दोगी मुझे। क्या हुआ है? सब कुछ ठीक रहा मेरे बाद? किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? वो अब मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता था। टिश्यू पेपर से आंखें रगड़ते हुए इमामा ने खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए सर हिलाया। तो फिर क्यों रो रही हो? सालार मुतमईन नहीं हुआ था। ऐसे ही बस मैं तुम्हें बहुत मिस करती रही इसलिए। वो कहते कहते फिर रो पड़ी। क्या शर्मिंदगी सी शर्मिंदगी थी जो उसने ये एतराफ करते हुए महसूस की थी। सालार को लगा उसे सुनने में कुछ गलती हुई थी। किसको मिस किया? तुम्हें, उसने सर झुकाकर रोते हुए कहा। वो चंद लम्हों के लिए साकित हो गया। मुझे किस लिए? ये बेयकीनी की इंतहा थी। वो रोते रोते ठटकी। उसने सर उठाकर उसे देखा, फिर बेहद खफगी के आलम में टेबल से अपनी डिनर प्लेट उठाते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। मेरा दिमाग खराब हो गया था इसलिए। वो कुछ बोल नहीं सका। शादी के तकरीबन 4 माह में उसने पहली बार ये जुमला उससे कहा था, वरना वो आई लव यू के जवाब में भी थैंक यू कहने की आदी थी। वो अब बर्तन उठा उठाकर अंदर ले जा रही थी और सालार बिल्कुल हवन्नक सा पानी का गिलास हाथ में लिए उसे अपने सामने से बर्तन हटाते देख रहा था। वो उसके रोने से कभी इतना हवास बाख्ता नहीं हुआ था जितना उसके इस मामूली से एतराफ से हो गया था। वो शौक ना होता तो क्या करता? वो 4 हफ्ते पहले बड़े धड़ल्ले से उसे कह रही थी कि, और पानी का गिलास हाथ में लिए बुत की तरह कुर्सी पर बैठे कोई उसके सामने जैसे किसी मुअम्मे के टुकड़े तरतीब देने लगा था। वो 4 हफ्ते बाहर रहकर उसके जिस रवैये को समझने की कोशिश में नाकाम हो गया था, वो अब समझ में आ रहा था। ये नाकाबिले यकीन था, कम से कम उसके लिए, कि इमामा उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो किचन में इधर से उधर जाते हुए उसी तरह आंखें रगड़ते हुए चीजें समेट रही थी। वो ग्लास टेबल पर रखकर किचन में आ गया। वो फ्रिज से स्वीट डिश निकाल रही थी। सालार ने उसके हाथ से डोंगा पकड़कर काउंटर पर रख दिया। कुछ कहे बगैर उसने उसे गले लगाया था, बड़ी नरमी से, यूं जैसे तलाफी कर रहा हो, माजरत कर रहा हो। वो खफकी से अलग होना चाहती थी, उसका हाथ झटकना चाहती थी, लेकिन बेबस थी। फिलहाल दुनिया में वो वाहिद शख्स था जो उसे इस तरह गले लगाता था। बरसात फिर होने लगी थी। वो उसकी आदतें खराब कर रहा था, किसी पैरासाइट की तरह उसे अपना मोहताज कर रहा था। वहां खड़े दोनों के दरमियान एक लफ्ज का भी तबादला नहीं हुआ था। कोई माजरत, कोई इजहार मोहब्बत, कुछ नहीं। जिंदगी के इस खेल में लफ्ज फालतू थे जिसमें वो लीड कर रहे थे। बरसात थमने लगी थी। वो हाथ से गाल और आंखें खुश्क करती उससे अलग हो गई। दरअसल मैं घर में अकेली थी, इसलिए मिस करती रही। इनकार, इकरार, एतराफ, फिर इनकार, ये मशरकी औरत की जिंदगी का दायरा था। वो भी इसी दायरे में घूमने लगी थी। झूठ की जरूरत फिर आन पड़ी थी। अपने गिर्द खड़ी दीवार के शगाफ को उसने फिर से भरना शुरू कर दिया। हाँ, अकेले हों तो ऐसा ही होता है। सालार ने उस झूठ को सच बनाने में उसकी मदद की। इमामा का हौसला बढ़ा। दांत में दर्द था तो इसलिए मुझे रोना आ गया। वो अटकी, फिर उसने कहा, हाँ, मुझे अंदाजा है दांत का दर्द बहुत तकलीफदेह होता है। एक दफा हुआ था मुझे। मैं जानता हूं क्या हालत होती है। एक दूसरे के सामने खड़े वो नजरें मिलाए बगैर झूठ बोल रहे थे। वो अटकी।
तीसरा झूठ जहन में नहीं आ रहा था। जो सवाल आ रहा था उसने वही पूछा, तुमने मुझे मिस नहीं किया? वो फिर गली के उसी मोड़ पर आकर खड़े हो गए थे। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड वो उसकी आंखों में आंखें डाले कह रहा था, और इमामा की आंखों में जैसे सितारे झिलमिलाने लगे थे। बाज दफा हम कोई फिलॉसफी, कोई हकीकत नहीं सुनना चाहते, बस वही रिवायती बातें सुनना चाहते हैं जिन्हें फिल्म के पर्दे और किताब के सफ़े पर हम हजारों बार पढ़ते हुए हंसते हैं। वो भी रिवायती बातें कर रहा था, वही जुमले जो वो इस वक्त उसके मुंह से सुनना चाहती थी। 4 हफ्ते तुम्हारे साथ नहीं था, अगर तुम्हारा ख्याल ना आता तो मैं मर जाता। तुम झूठे हो, वो भराई आवाज में रोते हुए हंसी थी। तुम भी, सालार ने बेसाख्ता जताया। वो रोते हुए हंस रही थी या हंसते हुए रो रही थी, लेकिन 4 माह में पहली बार सालार के लिए वो बरसात काबिल एतराज नहीं थी। इतने अरसे में पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो बरसात उसे कभी भी डुबो सकती है। वो उस रात बेड पर उससे चंद इंच दूर करवट के बल लेटे, कोहनी तकिए पर टिकाए उससे बातें करती रही थी। 1 महीने के दौरान इकट्ठी हो जाने वाली सारी बातें, बेमकसद, बेमानी चीजों और वाकयात की तफसीलात, किसकी कॉल आई, किससे उसकी क्या बात हुई, मुलाजमा ने उससे क्या कहा, टीवी पर चलने वाले किसी प्रोग्राम में उसने क्या देखा, कौन से मैगजीन में उसने क्या पढ़ा, टेरेस पर रखे कितने पौधों पर नए फूल निकले हैं, फुरकान और नौशीन के बच्चे कितनी बार उसके घर आए, वो नौशीन के साथ कितनी बार बाजार गई, क्या खरीदा, क्या पसंद नहीं आया। उसे अंदाजा नहीं हुआ था कि सिर्फ वो बोल रही थी। सालार बिल्कुल खामोश, चित लेटा उसका चेहरा देखते हुए उसे सुन रहा था। एक हाथ पर सर टिकाए वो दूसरे हाथ से गैर महसूस अंदाज में उसके बाजू पर उंगली से छोटे बड़े दायरे बनाते हुए उससे बातें करती रही। वो खामोश सामे पलकें झपकाए बगैर सिर्फ उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों के तासुरात, उसके चेहरे पर झलकने वाले रंग, उसके होंठों की हरकत, बात करते हुए उसकी हंसी की खिलखिलाहट, उसके चेहरे पर खिलने वाले रंग, वो जैसे सिनेमा के फ्रंट रो में बैठा हुआ एक सहरज़दा नाज़िर था। कोहनी के बल नीम दराज जब वो थक जाती तो फिर उसके कंधे पर सर रखते हुए कहती, अच्छा चलो अब सो जाते हैं। ये जुमला वो शायद 25 दफा कह चुकी थी। उसके कंधे पर सर रखे उसे फिर कुछ याद आता तो वो यकदम सर उठाकर उसका चेहरा देखते हुए पूछती, मैंने तुम्हें यह बताया है कि। सालार नफी में सर हिला देता। गुफ्तगू फिर दोबारा वहीं से शुरू हो जाती। खामोश सामे फिर वही फिल्म देखने लगता। ये कौन सी अजान हो रही है? वो बात करते करते चौंकी। दूर कहीं से उसने अजानों की आवाजें सुनी थी, फजर की। सालार ने पुरसुकून अंदाज में कहा। वो बुरी तरह गड़बड़ाई। ओह माय गॉड, फजर हो गई और तुम्हें तो सोना चाहिए था। तुम तो थके हुए थे, मुझे पता ही नहीं चला, तुम मुझसे कह देते। वो अब बुरी तरह नादिम हो रही थी। मुझसे कहना चाहिए था तुम्हें, क्यों नहीं कहा तुमने? क्या कहता? वो अब पुरसुकून था। यही कि तुम सोना चाहते हो, लेकिन मैं तो सोना नहीं चाहता था। लेकिन मुझे तो वक्त का पता नहीं चला, कम से कम तुम्हें बताना चाहिए था मुझे। वो वाकई शर्मिंदा हो रही थी। तुम्हारा ख्याल है मुझे वक्त का एहसास था? तुम सो जाओ अब, और आई एम सॉरी। कितनी फजूल बातें की मैंने। तुम भी क्या सोच रहे होगे? उसे अब एहसास हुआ था कि वो कितनी देर से अकेली ही बोल रही थी। वो हूं हां तक नहीं कर रहा था।
मैं तो नमाज पढ़कर सोऊंगा अब, और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि आज तुमने मुझसे इतनी बातें कैसे कर ली। तुमने तो गौर से सुने भी नहीं होंगी मेरी बातें। वो कुछ शर्मिंदगी से मुस्कुराई। एक एक बात सुनी है, चाहो तो शुरू से दोहरा देता हूं। आज तक तुमने जब जब जो जो कहा है मुझे याद है, हमेशा याद रखूंगा। उसका लहजा हमवार था, लेकिन आंखों में कोई तासुर था जिसने चंद लम्हों के लिए इमामा को बांधा था। इसी तरह बातें करोगी तो हर रात जाग सकता हूं तुम्हारे लिए। इमामा ने नजरें चुरा ली। बाज दफा उससे नजरें मिलाना, उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता था, और बाज दफा उस जिंदगी के बारे में भी कुछ कहना मुश्किल हो जाता था जो वो उसके साथ गुजार रही थी। उससे कुछ दूर हटते हुए उसने तकिए पर सर रख दिया। वो अब सीधी लेटी छत को देख रही थी। साइड टेबल पर पड़े सेल फोन के यकदम बजते अलार्म को बंद करते हुए सालार ने उसकी तरफ करवट ली। कोहनी के बल नीम दराज उसने इमामा से कहा, कुछ और बताना है तुमने? इमामा ने उसका चेहरा देखा। वो संजीदा था। नहीं, उसने मध्यम आवाज में कहा, आई लव यू। जवाबन सालार के जुमले ने चंद लम्हों के लिए उसे साकित किया। वो उसके पास था, उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे जवाबन उससे कुछ सुनने की ख्वाहिश रखता हो। इमामा ने कभी उसकी आंखों को इतनी आसानी से नहीं पढ़ा था। शायद वो इतने करीब था इसलिए। वो जैसे अपनी आंखों से उसे हिप्नोटाइज किए हुए था। थैंक यू। वो बेइख्तियार हंसा। एक गहरा सांस लेकर एक लम्हे के लिए आंखें बंद करते हुए उसने जैसे घुटने टेक दिए थे। बाज ख्वाहिशें कोशिश से पूरी नहीं होती, और बाज सवालों का कोई जवाब नहीं मिल पाता। वहां उसके इतने करीब कोई और औरत होती तो उसे इजहार मोहब्बत ही मिलता। ये इमामा हाशिम थी, उसका इजहार तशक्कुर ही काफी था। उस पर झुकते हुए उसने बहुत नरमी से उसके होंठ छुए, फिर उसका माथा, फिर वो बेड से उठ गया। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। वो 10 बजे के करीब उसके साथ नाश्ता करने के बाद टेबल साफ कर रही थी, जब वो बेडरूम से एक खूबसूरत पैकिंग में एक बॉक्स लेकर उसके पास आया था। ये क्या है? वो टेबल साफ करते करते रुक गई। देख लो। सालार ने बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। ज्वेलरी है। उसको लेबल और बॉक्स के डिजाइन से कुछ अंदाजा हो गया था। सालार जवाब देने के बजाय कंधे उचकाकर खामोश रहा। इमामा ने बड़े तजस्सुस और एहतियात से उस बॉक्स की बेहद नफीस और खूबसूरत पैकिंग को हटाकर बॉक्स को खोल लिया। सुर्ख मखमल जैसे एक बेहद महीन और चमकदार कपड़े की तहों के दरमियान एक क्रिस्टल रिंग केस था, और इस केस से नजर आने वाली रिंग ने कुछ देर के लिए उसे साकित कर दिया था। स्क्वायर डायमंड्स के बैंड के साथ वो एक प्लैटिनम ट्यूलिप डायमंड रिंग थी। 14 कैरात के इस डायमंड के गिर्द नन्हे नन्हे नीलम के गोल गोल नगीनों का एक दायरा था। बहुत देर मेस्मराइज्ड इस रिंग पर नजरें जमाए उसने बेख्तियार गहरा सांस लेकर अपना पहला रद्द अमल दिया। ये सिर्फ डायमंड ही नहीं थे जो उसकी नजरों को खीरा कर रहे थे, बल्कि वो पेचीदा डिजाइन भी जिसमें वो सारे ज्वेल्स जुड़े थे। ये बहुत खूबसूरत है, उसने बमुश्किल कहा। सालार ने हाथ बढ़ाकर क्रिस्टल का केस खोलकर रिंग को निकाल लिया। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसने वो रिंग उसकी उंगली में पहना दी। हाँ, ये अब खूबसूरत लग रही है। रिंग पहनाने के बाद उसने उसके हाथ पर एक नजर डालने के बाद कहा, और देखो, ये बिल्कुल मेरी उंगली के साइज के मुताबिक है। वो जैसे कुछ और एक्साइटेड हुई थी। तुम्हारी उंगली का साइज लेकर बनाई गई है क्योंकि तुम्हारी एक रिंग लेकर गया था मैं। उसने उस हाथ को चूमते हुए कहा जिसमें वो रिंग थी।
इस रिंग ने उसके हाथ को सजा दिया था। वो जिस हाथ में भी होती, देखने वाले पर ऐसा ही तासुर छोड़ती। ये वेडिंग गिफ्ट है तुम्हारे लिए, सालार ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। उसने कुछ हैरान होकर सालार को देखा। वेडिंग गिफ्ट? 4 माह हो गए शादी को। हाँ, मैंने तुम्हें वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया था। पहले याद नहीं था, बाद में पैसे नहीं थे, उसने हंसकर कहा। और अब कहां से आए पैसे? आ गए कहीं से, उसने टाला। इमामा ने नजरें उठाकर उसे देखा। कोई गलत काम नहीं किया मैंने? वो बेइख्तियार शर्मिंदा हुई। मैंने कब कहा कि चलो डॉक्टर साहब के यहां चलते हैं और सईदा अम्मा से भी मिलकर आते हैं। मेरे बैग में कुछ गिफ्ट्स हैं उनके लिए, वो निकाल लो। सालार ने उसे बात मुकम्मल करने नहीं दी थी। थैंक यू सालार, वो जाते जाते ठटका। किस लिए? हर चीज के लिए। ये सब तुम्हारा ही है। इमामा ने नजरें चुराई। मैंने सोचा तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुमने मुझे शादी पर कोई गिफ्ट नहीं दिया। अपने हाथ को देखते हुए वो खुशी से सरशार हो रही थी। वो वाहिद गिला था जो वो अपने दिल में सालार के लिए रखे हुई थी। नहीं, भूला नहीं था। इमामा को लगा वो कुछ और कहना चाहता है। सालार ने बात अधूरी छोड़ी थी या बदली थी, ये वो समझ नहीं सकी।